खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जुड़े डेली वेजर्स ने मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग करते हुए सिविल सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च निकाला। आपको बता दें, मुजाहरा कर रहे डेली वेजर्स को रोकने के लिए जम्मू पुलिस ने रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद किया। वहीं डेली वेजर्स ने कहा कि अगर उमर सरकार आने वाले बजट में मिनिमम वेजेस एक्ट को नाफिज नहीं करती तो हम उमर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। ये तो हमारा एक ही मकसद है भैया कि हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो और हमारे लिए वो परमानेंट पॉलिसी बना दो, क्योंकि 20-20 साल से तो हम काम कर रहे हैं। तो एक समय होता है 20 साल, जो हमने हमारे टाइम में बच्चे पैदा हुए वो तो आज पढ़ लिख के नौकरियां भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन आज भी हम वही 1-2 रुपये पे 5 रुपये 10 रुपये 150 200 250 पे हम काम कर रहे हैं। वो भी हमारा जो इंसेंटिव है वो भी प्रॉपर समय पे नहीं मिलता है, वो भी 6-6 महीने चले जाते हैं हमारे इंसेंटिव के भी। अभी तो हद ही हो गई है, ना ही तो कोई पैसा है और काम देखो, सर्वे देखो। आज भी हम सर्वे देख के आए, रिपोर्ट सबमिट करवा के आए हैं अपनी। सर्वे हमसे इतने लिए जा रहे हैं, काम हमसे इतने दे रही है स्किन एंड मैडम, उनको तो पता है ना, हेल्थ मिनिस्टर है तो काम दे रहे हैं, तो पैसे किसने देने हैं। देखिए, आज जो ऑल दिल्ली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का सेक्रेटरीट चलो आंदोलन था, उस पे हमारा स्पष्ट और क्लियर शब्दों में यही एक आवाज़ थी कि आप लोग जो बजट सेशन जो असेंबली के अंदर चलाने जा रहे हैं, उस पे हमारी मुख्य जो मांगे हैं, जो वेतन को बढ़ाना, रेगुलाइजेशन करना, जहां हमारे गरीबों लोगों के साथ इंसाफ करना, लैंड ओनर के साथ कंपनसेशन की बात करनी, मालिक कम चौकीदार को पैसा देना, मिड डे मील कुक है, SBM के हैं, आंगनवाड़ी के हैं, हमारे और भी जो लोग हैं, इन तमाम की बात जो है उस बजट सेशन के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। वहीं इस बीच आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से जुड़े डेली वेजर्स ने मिनिमम वेजेस एक्ट की मांग करते हुए सिविल सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च निकाला। आपको मजीद बताते चले, मुजाहरा कर रहे डेली वेजर्स को रोकने के लिए जम्मू पुलिस ने रास्ते को बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया। वहीं डेली वेजर्स ने कहा कि अगर उमर सरकार आने वाले बजट में मिनिमम वेजेस एक्ट को नाफिज नहीं करती तो हम उमर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर जाएंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश पतियाद जम्मू से जुड़ चुके हैं। ख्वाहिश, जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स ने सिविल सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च क्यों निकाला? वहीं अगर हम बात करें डेली वेजर्स की, तो उनकी कौन सी क्या कुछ डिमांड है? बिल्कुल फर्शिता, मैं आपको बता दूं कि जो ऑल जम्मू कश्मीर डेली वेजर संघर्ष समिति है, इन्होंने आज सिविल सचिवालय घेराव का एक ऐलान किया था, जिसको लेकर जम्मू के अंदर चौकसी लिख रहे थे। हालांकि पुलिस ने बैरिकेडिंग करके इनको रोक दिया, आगे नहीं जाने दिया। इस संघर्ष समिति में जो सरकारी स्कूलों के कुक हैं वो रहते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर वो रहते हैं, साथ ही साथ जो माली हैं जो वो भी थे, इसके साथ साथ चौकीदार, ये सब जो थे इस समिति के साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादातर ये सरकारी महकमों के साथ जुड़े हुए हैं। एक लंबे वक्त से ये लोग काम कर रहे हैं और किसी को मेहनताना महीने का 1000 रुपया मिलता है, किसी को 700 मिलता है। तो ये 700 रुपये मांग कर रहे हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत जो है वो इनको एक अमाउंट जो है सरकार दे, ताकि ये भी अपना गुजर बसर कर सके। और इतनी महंगाई में हम सोच सकते हैं कि 1000 रुपये में कैसे किसी का घर चलता होगा, तो ये सरकार से इनको मिल रहा है। तो ओवरऑल इसको लेकर उन्होंने आज एक बहुत बड़ा एहतजाज किया, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जो है वो बजट पेश करने वाले हैं। पिछले साल भी ये लोग आए थे, इनकी उम्मीद थी, लेकिन इनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। अब इस बजट से इन्होंने फिर कहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला बजट में इनको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, फिर कोई मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर कोई ऐलान नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन के लिए सब लोग तैयार हैं। क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे जो कुक्स हैं जो स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे सफाई के कर्मचारी हैं, माली हैं, चौकीदार हैं, उसके अलावा और भी कई सारे लोग हैं, दूर दराज पहाड़ी इलाकों से आए हैं और बहुत गरीब गुर्बत हालत में ये लोग रहते हैं। तो साफ तौर पर सरकारी स्कीमों को चलाने में बहुत अहम योगदान देते हैं। खासतौर पर आशा वर्कर की बात करें तो चाहे डेटा मेंटेन करना हो, डोर टू डोर जाके अलग अलग स्कीम्स को चलाना हो, तो आशा वर्कर्स वो करती हैं।
लेकिन 1000 रुपये महीना मिलना बहुत कम है और इसको लेकर उन्होंने जो एक मार्च निकाला था। हालांकि पुलिस ने इनको रोक दिया, लेकिन अब इन्होंने साफ तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर हम देखेंगे कि बजट में हमारे लिए कुछ ऐलान होता है तो हम उसका स्वागत करेंगे, अगर ऐलान नहीं होता है तो उसके लिए उसके बाद हम एक बड़े एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतना लंबा वक्त बीत गया है, हमें कुछ नहीं मिला और अभी भी हमें लग रहा है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी नहीं। तो ऐसे में हम जो है वो आंदोलन करेंगे और उसको लेकर हम उस बड़ी तैयारी भी करेंगे। ख्वाहिश, कितने लोगों की तादाद सड़कों पर आज देखने को मिली इन्हीं डेली वेजर्स की अगर हम बात करेंगे, वहीं पे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जम्मू पुलिस ने डेली वेजर्स को रोकने के लिए क्या कुछ किया, तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? बिल्कुल फर्शिता, अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो 200 से 300 ये कर्मचारी थे, ये जो डेली वेजर्स थे, सब इकट्ठा हुए थे और पुलिस ने इन्हें जो है इंदिरा चौक पर रोक दिया। हालांकि पुलिस को कोई आप कह सकते हैं कि क्या फोर्सफुली इनको नहीं किसी भी तरह से इनको एंगेज करना पड़ा। सिंपली ये लोग वहां पर गए थे, पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, पुलिस के अधिकारी भी थे, पैरामिलिट्री फोर्स की भी डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन क्योंकि महिलाएं भी थी बहुत ज्यादा और आप कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज थे, तो बड़े तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि अभी तो ये प्रदर्शन जिस तरह से कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह का ये उग्र होने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार इनके लिए कुछ नहीं करती है तो फिर इनको जो है दूसरे रास्ते भी अपनाने पड़ेंगे और उसके बाद उस स्थिति का कोई भी अगर कुछ भी होगा तो उमर सरकार जिम्मेवार होगी, क्योंकि लगातार बहुत सालों से ये लोग काम कर रहे हैं और इस तरह से ही ये काम कर रहे हैं। इनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, जो कि ये नहीं चाहते कि अब वो उसी तरह से कुछ सरकार ट्रीट करे। वही इनके लिए जो है मिनिमम वेजेस एक्ट जो है तुरंत लागू किया जाए, इसकी उन्होंने मांग की। ख्वाहिश, एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे वो ये है कि ये मुजाहिरा किन डिपार्टमेंट से जुड़े डेली वेजर्स ने किया? देखिए, इसमें जो अगर हम कहें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ आशा वर्कर है वो थे, मिड डे मील के कुक्स जो हैं वो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं वो थे। उसके अलावा अगर हम फ्लोरिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर की बात करें उसमें माली रहते हैं। हम देखते हैं कि सरकारी बंगलोज में या फिर पार्क में माली का काम करने वाले होते हैं, चौकीदार होते हैं, जो कि एक किस्म से जो है रखवाली का काम करते हैं, ये भी सरकारी पोस्ट की होती है। और इसमें जो है ये के जो होम गार्ड डिपार्टमेंट है जो इसमें जो उसमें ये जो आते हैं सारे, तो उसके अलावा और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग जिसके तहत ये लोग काम करते हैं। इवन की बड़े सारे चौकीदार तो अलग अलग सरकारी इंस्टीट्यूशन में उनकी तैनाती की जाती है और कुछ भी नहीं मिलता और ना के बराबर ही कुछ मिलता है। तो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत है जिसको लेकर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। कई लोग तो रिटायर भी हो गए, किसी भी तरह से इनको कोई मदद कोई फायदा कुछ नहीं मिला और ऐसे ही उन्होंने अपना जीवन जो है इन महकमों को दे दिया। लेकिन अब इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार अब जो है वो हमारी सुध ले, क्योंकि बहुत सरकारें चली गई, बहुत वक्त बीत गया, हम लोग ऐसे ही निकलते रहे और अभी इस तरह से महंगाई चरम पर है। तो खुद सोचिए कि इस तरह से हम अपना जीवन व्यापन कैसे करेंगे, बच्चों की पढ़ाई कैसे करेंगे, जो बीमार हैं उनकी तीमारदारी कैसे करेंगे। तो ये तमाम इशूज को लेकर ये लोग बाहर थे और उम्मीद सरकार से जता रहे हैं। हालांकि अगर नहीं होगी तो फिर उसके बाद इन्होंने ऑल्टरनेटिव यही ऑप्शन रखा है कि हम आंदोलन नहीं कर सकते तो वो करेंगे। तो उसको लेकर फिर ये आगे अपना जो फर्दर जो है वो कोर्स ऑफ एक्शन भी जो है डिस्कस करेंगे। जी, अगर सरकार बजट में मिनिमम वेजेस एक्ट को नाफिज नहीं करती तो डेली वेजर्स क्या करने की धमकी दे रहे हैं? ख्वाहिश, इस हवाले से कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल फरिश्ता, अगर मैं आपको बताऊं कि डेली वेजर सिर्फ ये नहीं है, हम देख रहे हैं जल शक्ति विभाग से भी जुड़े हुए डेली वेजर्स हैं, पीडीपी विभाग से भी जुड़े हुए डेली वेजर्स हैं। उसके अलावा ये जो संघर्ष समिति तो बनी हुई है और जब कश्मीर डेली वेजर्स की, इससे भी जो निचले तबके के जो कर्मचारी हैं उनके जो डेली वेजर है वो जुड़े हैं। तो ओवरऑल हम डेली वेजरों की अगर हम तादाद देखें तो ये लगभग 1 लाख के तकरीबन है। तो इसको लेकर सरकार भी असमंजस में है, कितनों को वो परमानेंट करे, कितनों को रेगुलराइज करे, कितनों के लिए वो फंड जो है बढ़ाए। हालांकि कुछ जगह वो कईयों की उन्होंने सैलरी जो है बढ़ाई भी है, वो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, जिसमें वोकेशनल ट्रेनर भी हैं, वो भी आते हैं। लेकिन अभी डेली वेजर का पेज बहुत ज्यादा फंसा हुआ है और डेली वेजर जल शक्ति विभाग के हों या पीडीडी के हों, इसको लेकर बड़े आंदोलन के लिए पहले भी चेतावनी दे चुके हैं और बड़े संघर्ष भी कर चुके हैं। लेकिन अब क्योंकि उमर अब्दुल्ला बजट और सरकार के बजट के ऊपर सबकी निगाहें हैं, अगर डेली वेजर्स के लिए कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं होता, हालांकि अलग अलग विभागों से जुड़े हुए डेली वेजर्स हैं, तो किसी भी तरह से अगर किसी डेली वेजर के विंग को जो है वो कवर किया जाएगा, कुछ विंग को छोड़ा जाएगा, यकीनन वो बाहर आएंगे तो वो बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। जिसके बाद सरकार के लिए बड़ी चिंता यही होगी कि पहले भी बहुत बार हंगामे हो चुके हैं, सिविल सचिवालय घेराव हो चुके हैं, हम पिछली दफा भी बजट सत्र के दौरान देखा था। इस बार भी कुछ वैसी स्थिति बनेगी अगर सरकार जल्द कुछ ऐसा नहीं करती। लेकिन बड़े सारे लोग या फिर सरकारी जो आप कह सकते हैं तंत्र से जुड़े हुए या फिर मंत्रियों की तरफ से भी ये इशारा दिया जा रहा है कि डेली वेजर के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। तो मोरोवर यही देखना होगा किस तरह से अच्छे दिन आते हैं, किस तरह से अनाउंसमेंट जो आने वाले समय में वो बजट सत्र में उमर सरकार करती है इन सबके लिए। जी,
ख्वाहिश, अगर हम बात करेंगे डेली वेजर्स की, ये डिमांड किस हुकूमत के सामने रखी गई? देखिए, ये अभी सारी जो डिमांड है कि उमर अब्दुल्ला सरकार से ही है, क्योंकि पब्लिक और जनता की चुनी हुई सरकार है उमर अब्दुल्ला सरकार, और लोगों के मैंडेट के बाद आई है। और जिस तरह से अब बिजनेस रूल की ऑलमोस्ट फाइनल हो गए हैं, उपराज्यपाल ने बताया, उस दस्तखत भी कर दिए हैं, और सरकार के पास जल्द ही उसका पूरा जो है वो एक तरीका आ जाए जिस तरह से सरकार ने काम करना है उपराज्यपाल शासन के साथ मिल करके। तो ओवरऑल अभी के समय में उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ पे रूल कर रही है, तो उनको ही ये तमाम इशूज जो है रिजॉल्व करने हैं। हालांकि कल जो है वो यूनियन बजट भी आ जाएगा, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए क्या कुछ होगा वो भी देखना इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उसके बाद उमर अब्दुल्ला सरकार बजट पेश करेगी तो उसमें ये देखना होगा कि किस तरह से इन तमाम इशूज को जो है टेकअप किया जाता है और इन लोगों को जो है एड्रेस किया जाता है। एक आखिरी सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे, कितनी तनख्वाह इनको लगभग मिल रही होगी इन डेली वेजर्स को? देखिए, अगर हम इस संघर्ष समिति से जुड़े हुए लोगों की बात करें, कोई 1000 रुपया महीने का ले रहा है, किसी को 700 रुपया मिल रहा है, किसी को 1500 मिल रहा है। ये एक अमाउंट है जो उन्हें मिलती है। अब आप खुद सोचिए, जहाँ पर एक दिहाड़ी लगाने वाला मजदूर या मेसन है वो 1000 रुपए से 1200 रुपया या फिर 800 से 900 रुपया पर डे लेता है, तो ये महीने का 1000 रुपया लेते हैं, तो उसमें कितनी बुरी हालत होगी और भी कामों करने के लिए मजबूर। इसी चीजों को लेकर ये लोग अब मिनिमम वेजेस एक्ट की बात कर रहे हैं, और दूसरे राज्यों का, ये यूपी का भी जो है हवाला दे रहे हैं कि वहां पर इस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट दिए जाते हैं और आप एक्ट के तहत अमाउंट दी जाती है, और आप भी इसको जो है फॉलो कीजिए और हमें भी जो है ये फायदा दीजिए। चलिए, ख्वाहिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीडीपी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी फेरी वालों और शॉल कारोबारियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान पार्टी लीडरान और कारकुनान ने नारेबाजी करके मुतासिर ताजरों के लिए तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ की मांग की। पीडीपी यूथ विंग के सदर ताहिर लोन ने कहा कि भारत की पहचान इत्तेहाद और भाईचारे से है, लेकिन मौजूदा हालात तशवीश पैदा करने वाले हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हालात को फिरकावाराना रंग दे रही है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी इस मसले पर खामोशी इख्तियार करने का इल्जाम लगाया गया। पीडीपी ने इन हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए मरकजी और रियासती हुकूमत से मांग की कि मुल्क भर में कश्मीरी ताजरों की हिफाजत यकीनी बनाए जाए और ऐसे वाक़यात में शामिल मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। Like a reason that it's Kashmir. It's basically, if you will see all over India, you will see every next day you will find a new scene जहाँ मुस्लिम्स को धक्का पुशी हो जाती है। इवन यहाँ तक कि उत्तराखंड में आपने देखा है, बाबा करके एक 30 साल से शॉप है, वहाँ पे उनको मारा पीटा गया था, वहाँ पे किया कि आप बाबा को हटाए। ये सिर्फ एक जो है आपका, और इस पर कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बहुत सिंपल सा एक मैथमेटिक्स है ये कि आप क्यों कर रहे हैं। आपको यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम करके पोलराइजेशन करना है जिससे आपका वोट बैंक बनता है। आप मुस्लिम्स को मारेंगे, आप एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम हिंदू स्टेट बनाना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे इसको डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। लेकिन कहने का सिंपल इतना है कि हम ये मानते हैं कि जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, और ये पुष्कर धामी साहब जो हमारे स्टेट उत्तराखंड से चीफ मिनिस्टर है, हम इनको ये कहते हैं कि आप किसी एक तबके के और फिरके के सीएम पीएम और एचएम नहीं है, आप सारी कौम के हैं। ये आप एक एंड पे आप ये कह रहे हैं कि अटूट अंग जम्मू कश्मीर अटूट अंग है। पहले आपको शिकायत थी, अब 370 हो गया, और 370 से हम लोगों की भी ये शिकायत दूर हो गई। ठीक है जी, 370 हो गया, आपने ये कर दिया, ठीक है, अब तो आप मानिए कि आप हम हिंदुस्तानी है। लोग खुद यहाँ कश्मीर के लोग जो समझते हैं उस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी भी इस चीज़ को रियलाइज़, क्योंकि हमें फीडबैक तो लोगों से मिलता है। नज़र में क्या आता है, ये लबकुशाई क्यों, ये बात क्यों नहीं की जाती है किसी बीजेपी जो गुंडागर्दी के पीछे, ये क्यों एक दूसरे के साथ में मिले भगत, वो छुपा छुपी का खेल जो बचपन में हम खेल रहे थे। मसला ये है, 50 MLA देकर हमने एम्पावर किया NC सरकार को, वो कश्मीरियों की प्रोटेक्शन के लिए हमने उसको बताया। हमने 370 के लिए वापस लाने के लिए, जॉब्स के लिए, पावर हमारे जो भी यहाँ रोज़गार के लिए लाया। लेकिन वो दूर की बात है, अब हमारी इतनी पिटाई हो रही है कश्मीरियों की, वेंडर्स के नाम पर, हमारे स्टूडेंट्स के नाम पर। जो भी हमारी गलती ये है कि हमने उमर सर को, ये दरअसल इसलिए पीटा जा रहा है कि आपने NC सरकार को क्यों उधर लाया, इतने एम्पावरमेंट करके NC सरकार को क्यों लाया, ये इसीलिए हमें पीटा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से तो कोई आवाज़ ही नहीं निकल रही है। हम ये अपील करना चाहते हैं, जो पुष्कर धामी है वो भी एक इंसान है, अगर इस ओहदे पर वो पहुँचे हैं, वो तो लोगों की भलाई के लिए पहुँचे। हम भी इस हिंदुस्तान के वासी हैं, अगर वो चाहते हैं कश्मीरी या बिलखुसूस मुसलमान हिंदुस्तान के जो वासी इज़्ज़तदार हम रहें, तो कम से कम हमारी बच्चों की प्रोटेक्शन तो हो जाए।
है कि उत्तराखंड में जो हमारा भाई है, मुसलमान भाई है, वहाँ बेकसूर मारा गया, पीटा गया। हम आज इस पे पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारी पार्टी उसके लिए पुरजोर मजम्मत करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारी कश्मीरियत जहाँ जहाँ यहाँ आते हैं ये टूरिस्ट, हम यहाँ मेहमान नवाजी करते हैं, हमारी मेहमान नवाजी मशहूर है, पूरी वर्ल्ड में है। तो जब वहाँ के टूरिस्ट यहाँ आते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं, हम मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन जब हमारा भाई कश्मीरियों का लड़का पढ़ाई के लिए या मजदूरी के लिए जाता है, वहाँ मारता है। तफसीलात के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे डेली वेजर्स ने सिविल सेक्रेटेरिएट घेराव मार्च क्यों निकाला और उनकी मेन डिमांड क्या थी? तफसीलन बताइए प्लीज। देखिए, बिल्कुल आज जिस तरह से आंगनवाड़ी वर्कर्स का एहतजाज हुआ था, वो श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी के बाहर उन्होंने एहतजाज किया था और इन सभी जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इनका मानना था कि जम्मू कश्मीर की जो यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उनके जो इजरात है, यानी कि जो अलाउंसेस हैं या जो बाकी सारी जो स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से रखी गई हैं, जिस तरह से हर एक मुल्क के हिस्से में दी जा रही हैं, उसी तरह से यहाँ जम्मू कश्मीर के आंगनबाड़ी वर्कर्स को भी दी जानी चाहिए। लेकिन इनका मानना है कि कई वक्त से जो है ये इसके बारे में एहतजाजी मुजाहरे करते आए हैं, लेकिन अभी तक जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई कदम जो है इस बारे में नहीं उठाया गया है। हालांकि इनका मानना है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स ही हैं जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ जो एक सिचुएशन रहती है उसमें ये सबसे पहले रहते हैं, चाहे हम कोविड की बात करें, फ्लड्स की बात करें या घरेलू मामला में अगर आप देखें तो जो ख्वातीन के सिचुएशन रहती है उसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करती हैं, या जो बच्चों का जो खान पान है उसको लेकर ये आंगनवाड़ी वर्कर्स काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स में ये काम कर रहे हैं। तो इनका मानना है कि अभी हजारों की तादाद में अभी जम्मू कश्मीर में आंगनवाड़ी वर्कर्स काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनके हवाले से सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि इनका ये भी मानना था कि आने वाले वक्त में जैसे ही यहाँ पे जो है बजट के हवाले से सेशंस शुरू होंगे, तो ये चाहते हैं कि इनके मामलात को लेकर भी और जो है वहाँ पे डिस्कशन किया जाए, ऐवान में इनकी बात उठाई जाए, ताकि जो इनकी एक देरीना मांग एक लंबे समय से रही है, उस देरीना मांग को किसी भी तरीके से पूरा किया जाए। अगर हम बात करें वहीं पे पीडीपी ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी फेरे वालों और शॉल कारोबारियों पर हो रहे हमलों के खिलाफ श्रीनगर के पार्टी हेडक्वार्टर्स में एहतजाज किया है। क्या कुछ तफसील है इस हवाले से, प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो वर्कर्स हैं, आज उनकी तरफ से एक जबरदस्त एहतजाज हुआ था। हालांकि ये एहतजाज उनके ऑफिस के हेडक्वार्टर के अहाते में हुआ था, जिसमें ख्वातीन जो वर्कर्स हैं वो भी इसमें शामिल थे, या जो बाकी लीजान है या यूथ पीडीपी है वो भी इसमें शामिल हुए थे, जिसमें उनका मानना था कि अभी तक खासतौर पर पूरे कंट्री में मुसलमानों के हवाले से भारतीय जनता पार्टी सिचुएशंस को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। एक आइडियोलॉजी जो है अगेंस्ट मुस्लिम्स एक चलाई जा रही है। और इसके साथ साथ अगर हम कश्मीरी ताजरों की बात करें, वेंडर्स की बात करें, जिसमें हमें हाल फिलहाल में अक्सर ये सूरत हाल देखने को मिलती है कि जो वेंडर्स यहाँ कश्मीर से बाहर तिजारत के लिए जाते हैं, कारोबार के लिए जाते हैं, तो उनके साथ एक बदसलूकी की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो इस ज़मीन में जो है भारतीय जनता पार्टी को जो अपना स्टैंड जो है खासतौर मुसलमानों के हवाले से वो क्लियर कर लेना चाहिए। लेकिन साथ साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी अपना तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, वहीं पे नेशनल कॉन्फ्रेंस साइलेंट बैठी हुई है, क्योंकि अगर उनकी सरकार है और उनके लोगों के साथ इस तरह का कोई बुरा सलूक मुल्क के किसी हिस्से में होता है, तो ये यहाँ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पे बात उठाए, आवाज उठाए, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह का कोई गलत सलूक जो है किसी भी जम्मू कश्मीर के नागरिक के साथ मुल्क के किसी भी हिस्से में ना हो। जी मीर उमर, पीडीपी यूथ विंग के सदर ताहिर लोन ने भी कुछ कहा है कि भारत की पहचान इत्तेहाद और भाईचारे से है। क्या कुछ उनका कहना था इस हवाले से, तफसीलन बताइए। बिल्कुल, जो ताहिर लोन है वो यूथ पीडीपी विंग के सरबराह हैं, जो आज इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और हमारी जब उनके साथ बात हुई, उनका मानना है कि हिंदुस्तान को अगर आप ओवरऑल लेवल पे देखिए तो ये एक फूलों का गुलदस्ता है। तो इस गुलदस्ते में अगर आप एक ही फूल को रखने की कोशिश करेंगे तो शायद वो महक इसमें नजर नहीं आएगी, या अगर आप एक फूल को उससे बाहर निकालेंगे तो वो गुलदस्ता पूरा मुकम्मल नहीं होगा। तो उनका मानना है कि एक कौमी भाईचारा, ब्रदरहुड और यूनिटी हमारे मुल्क का एक सबसे एक फ्रेमवर्क रहा है, जिसको लेकर हमारे मुल्क में हर जगह पे जो है काम किया जाना चाहिए।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जिस तरह से उन्होंने कहा कि वो सिचुएशंस को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीजें आने वाले वक्त में पूरे मुल्क के लिए आने वाले वक्त में जो है वो मुज़र सूरत हाल जो है वो पैदा कर सकते हैं। उनका मानना है कि हमें एक यूनिफॉर्मिटी और हर जगह पे एक यूनिफाइड एक आइडियोलॉजी जो है पूरे मुल्क के हवाले से लेनी चाहिए, ताकि हम इस मुल्क की जो एक सालमियत है उसको बचा के रखें, एक भाईचारे की जो एक तस्वीर जो है इस मुल्क की उसको बचा के रखें। जी एक अहम सवाल जो आपसे जानना चाहेंगे मीर उमर, वो ये है कि पीडीपी ने इन हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए मरकजी और रियासी हुकूमत से क्या कुछ मांग की है? वेल देखिए, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने एक तरफ जम्मू कश्मीर सरकार को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो इस चीज़ को लेकर जो है कोई काम नहीं कर रहे हैं या कोई बड़ा बयान जो है हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम के तय देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं पे अगर आप प्राइम मिनिस्टर की बात करें या होम मिनिस्टर की बात करें तो उनके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क के हर एक नागरिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करें। और जब हम खासतौर पर रूटीनली जो सूरत हाल हमें कश्मीरी नौजवानों के हवाले से देखने को मिलती है, जिसमें उनके साथ एक अलग बर्ताव किया जाता है, सलूक किया जाता है, उनको हरासमेंट की जाती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, इन सभी चीज़ों को लेकर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो एक मेजर लेवल पे अपने बयानात सादर करें, ताकि आने वाले वक्त में कश्मीरी नौजवानों के साथ इस तरह का बुरा सलूक दोबारा पूरे मुल्क में ना हो। जी कितने लोगों की तादाद देखी गई इस मुजाहिरे में मीर उमर, ये जानना चाहेंगे? कल देखिए, इसमें बहुत बड़ी तादाद जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वर्कर्स की हमें आज यहाँ पे देखने को मिली, जिसमें जिक्र कर रहा था मैं कि ख्वातीन जो वुमेन्स विंग है या जो यूथ विंग है या जो मेन स्ट्रीम जो प्रोफाइल्स जो है खासतौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, चाहे हम उसमें अब्दुल कयूम भट्ट की बात करें या ताहिर लोन की बात करें या जो ख्वातीन की जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी अगर हम बात करें, तो हर मुमकिन कोशिश की गई या जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं वो भी हमें वहाँ पे देखने को मिले, जिनके साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सभी मेंबर्स या वर्कर्स की जब हम बात करते हैं तो सभी कुलहुम हमें वहाँ पे आज नजर आए थे, जिन्होंने इहाते में ये एहतजाजी मुजाहरे किए थे। जी चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर उमर। सांबा सेक्टर के इंटरनेशनल बॉर्डर के पास सुबह सुबह चिल्लायारी इलाके में एक पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया। बीएसएफ जवानों ने उस पर फायरिंग की, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान लौट गया। इसके बाद बीएसएफ और एसओजी ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बॉर्डर से सट्टे रास्ते पर नाके लगाकर गाड़ियों की जांच की जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ड्रोन से हथियार, ड्रग्स या कोई मुश्तबा सामान तो नहीं गिराया गया। लोगों से भी अपील की गई है कि अगर उन्हें कोई मुश्तबा चीज नजर आए तो फौरन पुलिस या बीएसएफ को इतला दे। तफसीलात के लिए हमारे साथ गुरदास कुमार जुड़ चुके हैं। गुरदास, आपसे जानना चाहेंगे चिल्लायारी इलाके में सुबह क्या देखा गया, वहीं पे पाकिस्तानी ड्रोन पर बीएसएफ जवानों ने क्या कुछ एक्शन लिया, तफसीलन बताइए। जी मिस्टर, आपको बता दें कि आज सुबह तड़के जो है कि बीएसएफ के सतर्क जवानों ने पेट्रोलिंग के दौरान भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है कि एक ड्रोन को जो है वो भारत की सीमा के अंतर जो है कि वो जो कहीं ना कहीं इंटर होते हुए देखा। और जैसे ही ये ड्रोन देखा गया और भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने जो है इस ड्रोन पर नजर बनाए रखी और इस ड्रोन पर जो है अगर हम बात करेंगे बीएसएफ द्वारा जो है कुछ राउंड्स जो है वो फायर किए गए थे। और इस ड्रोन पर जैसे ही कुछ राउंड्स जो है बीएसएफ की तरफ से फायर की गए और ये ड्रोन जो है दोबारा जो है पाकिस्तान की सीमा में जो चले जाता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे जैसे ही ड्रोन एक्टिविटी जो है देखी गई और उसके बाद में हमारे जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल है वो सतर्क होते हैं और सतर्क होने के साथ साथ इस पर जो है कि फायरिंग की जाती है। फायरिंग के बाद ये ड्रोन जो है वो वापस चले जाता है। और उसके बाद से अगर हम बात करेंगे आज सुबह से ही भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा
जो चलियारी इलाका है वहां पर जो है कि उसके साथ लगते इलाके में लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो लगातार तलाशी अभियान चलाया हुआ है। और ये बात सुनिश्चित की जा रही है क्या कोई ड्रोन के माध्यम कोई चीज या ड्रोन के माध्यम से हथियार या नशे जैसी कोई जो की वस्तु जो है वो यहाँ पर जो है कि फेंकी हो, क्योंकि पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि सांबा जिला का ही पलूरा इलाका जहां पर ड्रोन के माध्यम से जो है वहां पर हथियार गिराए गए थे और ये जो है कि साजिश पाकिस्तान की जो है वो नाकाम की गई थी हमारे सीमा सुरक्षा बलों द्वारा। और एक बार फिर जो है कि सांबा जिला का तिलियारी इलाका में जो है कि सीमावर्ती इलाके में ड्रोन की जो है ड्रोन की गतिविधि देखी गई और बीएसएफ के जवानों ने जो है कहीं ना कहीं फायर किया और ड्रोन जो है वापिस जो है कि पाकिस्तान की सीमा की ओर जो है वो चले जाता है। हालांकि अगर हम बात करेंगे कि अब जो है कि लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान की मंशा ये रहती है कि भारत का माहौल जो है वो खराब किया जाए, चाहे वो ड्रोन के माध्यम से जो है हथियार गिराने की बात हो या फिर नशे की खेप गिराने की बात हो या फिर घुसपैठ करवाकर जो है आतंकियों को भारत में दखल करवाने की जो है की साजिश कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो रास्ता है। और हमारी जो भारतीय सीमा सुरक्षा बल हो और पीछे बैठी जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ सुरक्षा बल जो है कि सतर्क रहते हैं हर एक पाकिस्तान की जो है कि नापाक साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। जी, अभी इलाके में क्या कुछ सूरत हाल देखने को मिल रही है, वहीं ये भी जानना चाहेंगे जो ये चिल्ला यारी इलाका है ये कैसा इलाका है? गुरदास तफसीलन बताइए प्लीज। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो इलाका है ये बिल्कुल जो है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसके साथ लगते इलाका है। ये पूरी निरंतर जो रेखा है जीरो लाइन पर जो है कि इसके साथ लगते खेत हैं और इसी के साथ साथ कुछ जंगली इलाका भी है और वहां पर जो है कि इस ड्रोन एक्टिविटी देखे जाने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो लगातार तलाशी अभियान चला रहा है ताकि कोई भी संदिग्ध वस्तु या कोई भी ड्रोन के माध्यम से हथियार ना गिराए हो या फिर नशे की खेप ना गिराए हो। पाकिस्तान जो है हमेशा जो है कि राज्य रहता है कि भारत का जो माहौल खराब किया जाए, चाहे युवाओं को जो है कि नशे की दलदल में धकेलने की बात हो या फिर आतंकवादी जैसे जो गतिविधियों को इल्जाम देने की बात कहें तो और कहीं ना कहीं इस तरह की साजिशों को है हमारी सीमा सुरक्षा बल जो है वो नाकाम समय समय पर जरूर करती है। और आज भी जो ड्रोन एक्टिविटी जैसे ही देखी गई है और पूरे खेत जो है जितने भी हैं वहां पर जो तलाशी अभियान चलाया गया और जंगली इलाकों में भी तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और अब जो है कहीं ना कहीं कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और सुबह से ये तलाशी अभियान जो है वो जारी था। सिक्योरिटी फोर्सेस किस बात की जांच कर रहे हैं गुरदास, वहीं लोगों से किस चीज के लिए अपील की गई है, तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल, अब जो है कि वहां पर तलाशी अभियान के साथ साथ लोगों को ये भी जागरूक किया जा रहा है कि स्थानीय लोग हैं अगर किसी भी तरह की वस्तु जहाँ संदिग्ध वस्तु देखी जाती है या हथियार देखे जाते हैं तो फौरन जो है कि छोटी फोर्सेस को चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो या जो साथ जो भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो पेट्रोलिंग कर रही जो बीएसएफ हो उनको तुरंत जानकारी दी जाए ताकि समय रहते जो है ऐसी पर जो है पाया जा सके, उनको जो है कहीं ना कहीं ढीला किया जा सके और कोई बड़ा तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरदास। एमपी मियां अल्ताफ अहमद ने आज राजौरी जिले में 7 नई सड़कों का इफ्तिताह किया और 24 नए रोड प्रोजेक्ट्स की संग बुनियाद रखी। ये सड़कें पीएमजीएसवाई स्कीम के तहत बनाई जाएंगी। राजौरी के डाक बंगलों में मुनक्किद प्रोग्राम में एमपी ने ई मोड के जरिए इन सड़कों की संग बुनियाद रखी। इस दौरान जिले के 3 एमएलए भी मौजूद रहे। मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि ये सड़कें दूर दराज और सरहदी इलाकों के लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगी क्योंकि इससे आने जाने में आसानी होगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राजौरी और खासकर सरहदी इलाकों में डेवलपमेंट काम जारी रहेंगे। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे अभी ऐसे इलाके हैं जहां सड़क की सहूलियत नहीं थी। सड़क की सहूलियत नहीं थी तो फिर कोई दूसरी सहूलियत हो नहीं सकती क्योंकि जहां सड़क ना हो वहां लीडर भी नहीं जाता, वहां अफसर भी नहीं जाता, वहाँ ठेकेदार भी नहीं जाता, वहाँ मीडिया वाले भी नहीं जाते। तो ये हम सब के लिए फ़ायदे की बात है। तो रिकॉर्ड तोड़ मुझे लगता है काफ़ी तादाद में जितने भी प्रोजेक्ट पिछले साल गए थे मोस्टली उनमें से थ्रू हो गए हैं।
मैंने भी इस सिलसिले में अपनी पूरी एफर्ट्स की। मेरा ये फ़र्ज़ बनता था बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट, और मैंने इलेक्शन में भी वादा किया था लोगों से। तो शुक्र है कि हमने आज इनका फाउंडेशन स्टोन रखा है, कुछ की इनाग्रेशन की है, और आगे भी इस साल जो प्लान बनाया है, अच्छा प्लान बनाया है, लोगों से पूछ के बनाया है, अवामी नुमाइंदों से पूछ के बनाया है। तो जैसा प्लान नीचे से आया था, मैंने भी अगर कहीं मुझे लोगों ने कहा था तो मैंने सारा देख के उसको बात करके अप्रूव किया। अब जहाँ भी आगे फॉलो करना होगा वो करेंगे। तफसीलात के लिए हमारे साथ राजौरी से हमारे नुमाइंदे अंकित केसर जुड़ चुके हैं। अंकित, जानना चाहेंगे एमपी मियां अल्ताफ अहमद ने राजौरी में कितनी नई सड़कों का इफ्तिताह किया, वहीं पे कितने नए रोड प्रोजेक्ट्स की संगे बुनियाद रखी गई, तफसीलन बताइए। जी बिल्कुल, आज राजौरी का एक बड़ा ही तारीखी दिन था, एक हिस्टोरिकल डे था, क्योंकि आज राजौरी की 7 ऐसी सड़कें हैं जिनका इनॉग्रेशन हुआ और 24 ऐसी सड़कें थी जिनका जो है वहाँ पे मौके पर जाकर वहाँ पे देखा गया उन सड़कों को। उसके अलावा 2 को जो है खुद पर्सनली जाके मियां अल्ताफ ने वहाँ पे जाकर उन सड़कों का इफ्तिताह किया। और यहाँ से ये पता चलता है कि हमारे राजौरी पुंछ के अंदर जो है जो सड़कों को बनाने का काम किस तरह से चल रहा है, और सेंटर की सरकार से मंजूर करवाकर पीएमजीएसवाई की सड़कें लाना ये कि बहुत बड़ा काम है। लगभग करोड़ों की लागत से इन सड़कों को राजौरी के अंदर जो है वो तामीर करवाया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं कि ये 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, बुद्धल, थाना मंडी और राजौरी। इन तीनों ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज इन सड़कों का इनॉग्रेशन जो है वो डाक बंगलों से किया गया, और इसके साथ साथ कुछ सड़कों का स्टोन भी रखा गया। और 2 से 3 ऐसी सड़कें थी जहाँ पे पर्सनली जाके मियां अल्ताफ ने इनकी इनॉग्रेशन की है। और इस मौके पर तीनों कॉन्स्टिट्यूंसीज के जो एमएलए हैं वो मौजूद रहे, इनके अलावा जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो मौजूद रहे। और एमपी मियां अल्ताफ ने ये भी भरोसा दिलवाया कि आने वाले समय में जो है और भी सड़कें राजौरी को मिलने वाली हैं। यहाँ पे सिलसिला खत्म नहीं हो जाता है, और आने वाले समय में और सड़कें भी लोगों को दी जाएंगी। जो प्लान जो अगले साल का बना है, जो तैयार हो चुका है, उस प्लान में और भी कई ऐसी सड़कें हैं जो यहाँ के लोगों को पीएमजीएसवाई के थ्रू मिलेगी। इससे पहले जो इलाके नेग्लेक्टेड थे, जहाँ पे लोगों को सड़कें नहीं मिल पाई, तो उन इलाकों को जो है हमने टच करने की कोशिश की है। और ये लोगों का बुनियादी हक है, लोगों की बुनियादी नीड थी जिसे हम यहाँ पे पूरा करना जा रहे हैं। और राजौरी हो, पुंछ हो, पीर पंचाल खिता हो, इन तमाम इलाकों में सड़कों का जो जाल है उसे हमने बिछाना है। और सड़कें होंगी तो तभी जाकर जो है बाकी के तरक्याती काम जो है वहाँ पे हो पाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बाकी की सड़कों को लेकर भी बातचीत की, जिसमें जम्मू से लेकर पुंछ तक की जो हाईवे है उसमें जो सड़कों की बदहाली है उसको लेकर भी उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द इन सड़कों के ऊपर भी काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 3 से 4 महीने और लगेंगे। राजौरी से बुखलियाज तक जाने वाली रोड जो मुगल रोड को कनेक्ट करती है वो आने वाले 3 से 4 महीनों में जो है लगभग कंप्लीट हो जाएगी, और उस पर लोगों को जो है आने जाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि कुछ टनल्स के काम भी चल रहे हैं, कुछ और प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं। तो एमपी अनंतनाग और राजौरी के जो है मियां अल्ताफ, उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बीआरओ के जो आला अधिकारी हैं उनसे भी बात की थी, और उनसे बात करने के बाद तमाम जो परेशानियां बीआरओ की रोड को लेकर जो आती हैं उनके तय मैं उनसे और भी दीगर मजीद बात करूंगा, बात कर भी चुका हूँ। जो परेशानियां लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं, आने वाले समय में वो परेशानियां फेस नहीं करने पड़ेंगी। और जो लोगों का बुनियादी हक है पीएमजीएसवाई की सड़कों का या फिर बाकी के डिपार्टमेंट के अंदर जो सड़कें आती हैं, वो सड़कें उन लोगों को मिलनी चाहिए, क्योंकि रोड, पानी, बिजली ये लोगों की बुनियादी सहूलियात होती है जो सरकार को पूरा करना जरूरी रहती है। जी अंकित, ये सड़कें किस स्कीम के तहत बनाई जाएंगी? देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसे हम पीएमजीएसवाई भी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत इन सड़कों को तामीर किया जा रहा है। और लगभग 2 जो ऐसी सड़कें थी, एक थाना मंडी में, एक राजौरी के चल्हास में, वहाँ पे एमपी मियां अल्ताफ खुद वहाँ पे पर्सनली जाके उन्होंने उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। कुछ सड़कों को उन्होंने इनॉग्रेट किया है डाक बंगलों के अंदर बैठ के, और भी कुछ ऐसी सड़कें हैं जिनका काम जो है वो उनका जो फाउंडेशन स्टोन है वो इनॉग्रेशन के थ्रू स्टार्ट किया है। एमपी का ये कहना है कि ये सिर्फ अभी शुरुआत है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितनी और सड़कें यहाँ पे लाई जाएंगी। जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में भी अपने बताया कि इस साल जो प्लान बनेगा बड़ा ही अच्छा प्लान बना है, और आने वाले समय में जब वो प्लान अप्रूव होकर आएगा, वो सड़कें जो अप्रूव होकर आएगी, उन सड़कों की को जो है
इन इलाकों में जब तामीर किया जाएगा तो जरूर ही यहाँ के इलाकों की और ज्यादा तरक्की होगी। जी, मियां अल्ताफ अहमद ने इन सड़कों के क्या कुछ फायदे बताए हैं, अंकित जानकारी दीजिए। देखिए, किसी भी इलाके में जब सड़क चली जाती है तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो है तरक्की होना शुरू हो जाती है, और एमपी का भी ये कहना है और उन्होंने भी इस चीज के ऊपर स्ट्रेस दिया है कि जिस इलाके में सड़क होगी वहां पे प्रशासन आसानी से पहुंच सकता है, और जहां जहां पे भी अभी सड़कें तामीर होंगी उन इलाकों के अंदर जो है सड़क बनने के बाद वहां पे बिजली की जो परेशानी है, लोगों को पानी की अगर कोई परेशानी है तो वहां पे हैंडपंप बनेंगे। हैंडपंप बनने के लिए वहां पे गाड़ी पहुंचनी जरूरी होती है जो हैंडपंप वहां पे इंस्टॉल करती है। उसका फर्स्ट फेज वही रहता है कि सड़क बनेगी जो बाकी की चीजें वहां पे पहुंचेंगी, वहां पे सरकारी दफ्तर खुलेंगे, वहां पे छोटी मोटी गाड़ियों के लिए बस स्टैंड खोलेंगे और सरकारी अदारे वहां पे पहुंचेंगे, डिस्पेंसरियां वहां पे बनेगी। मेन चीज रहती है सड़क की, सड़क वहां पे होगी तो सब चीजें वहां पे लोगों को प्रोवाइड होंगी। तो यही रहता है, किसी भी इलाके को अगर तरक्की की ओर लेके जाना तो वहां की सड़क जो है वो अच्छी होनी चाहिए, वहां का रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर बनना चाहिए, तभी जाकर किसी भी इलाके की तामीर तरक्की हो सकती है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकित केसर। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने जोजिला पास पर जमी 3 से 4 फीट बर्फ हटाकर सड़क साफ कर दी है, जिसके बाद करगिल की तरफ से गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई। अफसरान ने ड्राइवर से अपील की है कि वो सावधानी से गाड़ी चलाएं और फिसलन से बचने के लिए एंटी स्किड चेन साथ रखें। तफसीलात के लिए हमारे साथ सबा अंसारी गांदरबल से जुड़ चुकी हैं। सबा, जानना चाहेंगे जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम किस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया, वहीं पे जोजिला पास पर कितनी बर्फ हटाई गई, जानकारी दीजिए। जी देखिए, बिल्कुल पिछले दिनों जो ताज़ा बर्फबारी हमें वादी कश्मीर में देखने के लिए मिली, वहीं अगर हम जोजिला पास की बात करते हैं तो वहाँ पर जो स्नोफॉल हुई थी उसकी एक्यूमुलेशन तकरीबन 3 से 4 फीट के करीब थी, और तब से ही वहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को जो है वो बंद रखा गया था, क्योंकि हम जब बात जोजिला पास की कर रहे हैं जहाँ पर इन दिनों टेम्परेचर -20 के करीब बना हुआ है, और ताज़ा बर्फबारी के बाद सड़क की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं रही थी कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को जारी रखा जा सके। एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ट्रैफिक की को बंद किया गया था, और थर्सडे जैसे ही हमने देखा कि मौसम में तब्दीली आई, मौसम खुशक रहा, और तब से ही वहां पर बीआरओ की तरफ से जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया था, और लगातार 3 दिन तक ये काम जारी रहा। आज दोपहर तक ये काम जारी रहा, और उसके बाद जो है ट्रैफिक को बहाल किया गया। हालांकि इस बर्फबारी से पहले जो भी ट्रैफिक रवा दवा था वो रास्ते में फंस चुका था, और आज उसी ट्रैफिक को मिनमर्ग से सोनमर्ग की तरफ आने की इजाजत जो है वो दी गई है। तो बीआरओ की तरफ से ये स्नो क्लियरेंस का काम जो है वो जारी है। हालांकि अभी भी जोजिला पास पर कई मकामात ऐसे हैं जहां पर फिसलन जो है वो बनी हुई है, और बीआरओ की टीम की तरफ से वहां पर मिट्टी भी डाली जा रही है ताकि फिसलन को किसी हद तक कम किया जा सके। तो फिलहाल अभी हम ये कह सकते हैं कि ट्रैफिक की आमदोरफ्त को श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे पर बहाल कर दिया गया। सबा, वहीं ये भी जानना चाहेंगे कि अफसरान ने ड्राइवर्स से क्या कुछ अपील की है, ड्राइवर्स को फिसलन से बचने के लिए क्या साथ रखने की सलाह दी गई है, तफसीलन बताइए। देखिए बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी गाड़ियां सोनमर्ग की तरफ रवादवा हैं या फिर लद्दाख जा रही हैं तो वह एंटी सिक्योर चेन्स का यूज करे और अपने टायर्स पर जो है एंटी सिक्योर चेन्स को लगाए ताकि फिसलन से बचा जा सके, क्योंकि जोजिला पास के पास जब पहुंचती हैं गाड़ियां -20 में वहाँ पे टेम्परेचर रहता है, और सड़क पर बर्फ की वजह से काफी ज्यादा फिसलन वहाँ पे पैदा हो गई है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के खदशात जो है उनमें इजाफा होता है। ऐसे में एंटी सिक्योर चेन्स को लगाना जो है वो लाजमी बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और उन्हीं गाड़ी को वहां पर जाने की इजाजत दी जाएगी जिनके टायर्स पर एंटी सिक्योर चेन्स लगी होंगी, क्योंकि जब गाड़ियों पर एंटी सिक्योर चेन्स लग जाती है तो फिसलन के जो खदशात होते हैं उनमें काफी हद तक कमी आती है और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडवाइजरी दी गई है। हालांकि जगह जगह पर हमें ट्रैफिक पुलिस के जवान या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान दिखाई देंगे जो कि तमाम तर चीजों को चेक करते हैं कि क्या गाड़ियों पर एंटी सिक्योर चेन्स लगी है या नहीं, और जिन गाड़ियों पर एंटी सिक्योर चेन्स लगी होती है उन्हीं को आगे जाने की इजाजत दी जाएगी। जी सबा, सड़क साफ होने से सफर का क्या कुछ फायदा हुआ है?
जी देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे की, वही हाईवे है जो आज से कुछ साल पहले 6 माह तक बंद रहता था। नवंबर से लेकर मार्च अप्रैल तक ये बंद रहता था और इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि स्नोफॉल की वजह से सड़क की सूरत हाल वैसी नहीं रहती थी कि ट्रैफिक को वहां पर जाने की इजाजत दी जा सके। लेकिन अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुछ सालों में जिस तरीके की डेवलपमेंट्स आई हैं, मशीनरी का इस्तेमाल करके और वक्त रहते जो है बर्फ को वहां से हटाने का काम जो है शुरू कर दिया जाता है और बर्फ को हटाया जाता है और सड़क को इस हाल में लाया जाता है ताकि उसमें ट्रैफिक की आमदरफ्त को मुमकिन बनाया जा सके। तो इसी तरह के काम जो है हम देख रहे हैं। बीआरओ को यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी क्योंकि -20 टेम्परेचर में बीआरओ के वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पर बर्फ हटाने का काम जो है वो जारी रहता है। तो यकीनन उनकी को दाद देनी पड़ेगी और उन्हीं की वजह से जो है ये मुमकिन हो पाया है कि हम देखते हैं कि अब कई दिनों तक या फिर कई महीनों तक हमें श्रीनगर लद्दाख नेशनल हाईवे बंद देखने के लिए नहीं मिलता। हालांकि बर्फबारी की वजह से 2-4 दिन के लिए ट्रैफिक की आमदोरफ्त जो है वो मुतासिर जरूर होती है, लेकिन वक्त रहते ही उसको साफ किया जाता है और जैसे ही रोड क्लियर होता है ट्रैफिक को फिर से बहाल कर दिया जाता है। जी फर्शिता। सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पुलवामा में टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जिला इंतजामिया ने सीबी नाथ शादी मर्ग में स्नो फेस्टिवल का एहतमाम किया। ये फेस्टिवल डीडीसी डॉक्टर बशारत कयूम की निगरानी में यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की मदद से हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवान और मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। फेस्टिवल में स्नो क्रिकेट, स्नो कबड्डी, टग ऑफ वॉर और स्नो रन जैसे खेल खेले गए। बड़े बुजुर्गों ने भी खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। नौजवानों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स उन्हें पॉजिटिव एक्टिविटीज से जोड़ते हैं और उन्होंने डिमांड की कि मुस्तकबिल में भी ऐसे फेस्टिवल्स होते रहे। साथ ही सीबी नाथ को टूरिज्म मैप पर मेन जगह दी जाए। डीसी पुलवामा ने कहा कि ऐसे खेल नौजवानों को एक्टिव रखते हैं और उन्हें नेगेटिव एक्टिविटीज से दूर रखते हैं। मकामी लोगों ने इस पहल को पुलवामा में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने की अच्छी शुरुआत बताई। वादी कश्मीर में बर्फबारी होने के साथ ही जगह जगह पर जिला प्रशासन की बात करें तो उनकी जानिब से जो है विंटर फेस्टिवल्स और स्नो स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। अगर मैं जिला पुलवामा की बात करूं तो जिला पुलवामा में भी जो है सीबी नाथ में आज जिला प्रशासन और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और यहाँ पे जो है एक स्नो फेस्टिवल का इनकाद किया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है स्नो स्पोर्ट्स के कुछ इवेंट्स भी हुए जिसमें यहाँ के लोकल्स ने भारी तादाद में शमूलियत की। इसका साफ साफ यही मकसद है कि जिला पुलवामा जो है वो विंटर स्पोर्ट्स और विंटर टूरिज्म के लिए प्रमोट हो और जो जिला पुलवामा की ऑफ भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो एक्सप्लोर हो ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह जो है वो जिला पुलवामा का रुख करे और जिला पुलवामा जो है वो भी सयाहत के लिए जाना जाए। अब लोकल्स की यही डिमांड है कि जिला पुलवामा की जो ये आप भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है इन्हें जो है विंटर स्पोर्ट्स और विंटर टूरिज्म के लिए प्रमोट किया जाए और डेवलप किया जाए ताकि जिला पुलवामा में भी जो टूरिज्म की इकोनॉमी है उसमें बढ़ोतरी हो। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिला प्रशासन और जम्मू कश्मीर की सरकार जिला पुलवामा को टूरिज्म के लिए प्रमोट करने के लिए जो है कितना काम करेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। सरकार का यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है और दिसंबर से ही उसकी शुरुआत की डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसमें कर रहे हैं और उसी कड़ी में यहाँ पे आज सीबी नाथ में भी हमने एक स्नो फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जिसमें सारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट उसमें DYSSO और बाकी हमारे हैं RDD है, हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस सभी लोग आए हुए हैं और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे लोकल जो यूथ हैं और सीनियर सिटीजन वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर्पस इसका यही है कि एक तो यहाँ पे ये जो एरिया है हमारा सीबी नाथ बहुत खूबसूरत एरिया है और यहाँ पे जितने हमारे लोकल्स हैं डिस्ट्रिक्ट के या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के वो आ सकते हैं। बहुत अच्छी एक ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वेलकम स्टेप है, गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया। हमारे डिप्टी कमिश्नर वर्दी जो अभी यहाँ पे भी प्रेजेंट है, इस बार अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी खासी बर्फबारी भी देखने को मिली और ये फेस्टिवल और ज्यादा खूबसूरत रहा। इससे सिर्फ ना ही एक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ते हैं, हमारे नौजवान जो आजकल ड्रग्स बाकी बीमारियों में मुब्तला है उनको भी हटने का मौका मिलेगा और एक्टिविटी देखकर सारे चाहेंगे कि हम भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आए, ट्रैकिंग करें। तफसीलात के लिए हमारे साथ पुलवामा से मीर बुरहान जुड़ चुके हैं। बुरहान, जानना चाहेंगे पुलवामा में स्नो फेस्टिवल का एहतमाम किस इलाके में किया गया, वहीं पे ये फेस्टिवल किसकी निगरानी में और किस महकमे की मदद से हुआ, तफसीलन बताइए।
देखिए बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि वादी कश्मीर में बर्फबारी जो हुई उसके बाद वादी कश्मीर में जो है अलग अलग जगहों पर जो है डिफरेंट विंटर स्पोर्ट्स के फेस्टिवल जो है वो ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। वही अगर मैं जिला पुलवामा की बात करूं तो जिला पुलवामा में भी आज जो है दूसरी दफा जिला प्रशासन और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से जो है विंटर फेस्टिवल का इनेकाद जो है एक फारफलंग एरिया चक बद्रीनाथ जो कि तहसील राजपुरा में आता है वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया और इसका मकसद यही है कि जिला पुलवामा में जो टूरिज्म है वो जो है फले फूले और लोग जो है वो इस डिस्ट्रिक्ट की ओर माइल हो और यहाँ वो आए और यहाँ भी जो है टूरिज्म के हवाले से अगर देखा जाए तो वो इकोनॉमी जो है टूरिज्म की वो बढ़े। तो आज जो है डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने इस स्नो फेस्टिवल को जो है इनॉग्रेट किया और उनके हमरा जो है जिला प्रशासन के ऑफिसर्स और पुलिस प्रशासन के जो ऑफिसर्स है वो मौजूद रहे और लोकल्स की एक बड़ी तादाद जो है उन्होंने भी इस फेस्टिवल में शमूलियत की और इस स्नो फेस्टिवल में जो है अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स भी कराए गए जिसमें जो है चाहे हम लोकल्स की बात करें एल्डर्स जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करें तो उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और इससे जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश थे। उन्होंने ये कहा कि ऐसे जो प्रोग्राम्स है या ऐसे इवेंट्स है वो आगे भी ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि जिला पुलवामा जो है वो टूरिज्म के लिए प्रमोट हो। बिल्कुल अगर विंटर टूरिज्म की बात करें क्योंकि जिला पुलवामा में इतना पोटेंशियल है यहाँ पे जो है आप भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है बहुत ज्यादा है जिन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है और जिन पर प्रशासन को जो है काम करने की जरूरत है। तो जिला प्रशासन की जानिब से लगातार इन ऑफ भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने की जो है कोशिश वो लगातार जारी और लोगों को जो है इस ओर माइल करने की जो कोशिश है वो लगातार जारी और ये भी एक कड़ी इसी की थी कि जिला पुलवामा जो है वो विंटर टूरिज्म के लिए प्रमोट हो और यहाँ के लोगों को जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, एक ऐसा मौका मिले कि इस हार्श विंटर पीरियड के दौरान जो है वो मेंटली और फिजिकली फिट रहेगी। मीर बुरहान फेस्टिवल में कौन से खेल खेले गए, वहीं पे नौजवानों ने इस फेस्टिवल के बारे में क्या कुछ कहा, तफसीलन बताइए। देखिए अगर हम इस स्नो फेस्टिवल के हवाले से बात करें तो रंगारंग जो प्रोग्राम्स वहां पे थे। अगर हम स्पोर्ट्स इवेंट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो है स्नो कबड्डी, स्नो क्रिकेट, स्नो रन, स्नो टग ऑफ वार जैसे जो खेल है उनका इनेकाद किया गया और इसमें ना खाली हमारी यंगर जनरेशन ने पार्टिसिपेट किया बल्कि जिला पुलवामा के अलग अलग इलाकों से आए हुए जो एल्डर्स हैं उन्होंने भी इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया और बड़ा जो है उन्होंने इस चीज को एंजॉय किया और उनका भी यही कहना है, यंगर जनरेशन का भी यही कहना है कि ऐसे फेस्टिवल्स जो है वो आगे भी होने चाहिए। बिल्कुल अगर हम विंटर पीरियड की बात करें जब जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो हिंडर होती है, अगर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के हवाले से बात करें जो ही वादी कश्मीर के अंदर मौसमी तब्दीली आती है, बर्फबारी होती है तो इन सब चीजों पर जो है रुकावट लगती है। वही अगर ऐसे फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज किए जाएंगे तो लोग जो है इस हार्श विंटर पीरियड के दौरान भी फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं और लोगों की भी यही डिमांड है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम जो है ना खाली जिला प्रशासन बल्कि दीगर जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से भी कराया जाए। जिला पुलवामा के अलग अलग इलाकों में ना खाली जिला पुलवामा बल्कि वादी कश्मीर के हर एक इलाके में जो है ऐसे फेस्टिवल्स कराया जाए ताकि वादी कश्मीर के लोग जो है वो मेंटली फिजिकली फिट रहे और जो सोशल इवेल्स है बिल्कुल बात करें आज वादी कश्मीर में जो ड्रग्स की वबा फैली है तो इससे बुरहान डीसी पुलवामा ने ऐसे खेलों के क्या कुछ फायदे बताए हैं। देखिए डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने मीडिया से बात करते हुए यही कहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को विंटर स्पोर्ट्स की ओर माइल करना, जिला पुलवामा को टूरिज्म के हवाले से प्रमोट करना और जो हमारे यंगर जनरेशन है उन्हें सोशल लेवल से दूर रखना। तो उनका ये भी कहना है कि आगे भी जो है ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे और जिला प्रशासन की यही कोशिश रहेगी कि लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की ओर रागिब करे और जिला पुलवामा जो है उसे टूरिज्म के हवाले से जो है प्रमोट किया जाएगी। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे मकामी लोगों ने इस पहल को पुलवामा में विंटर टूरिज्म के लिए कैसे डिस्क्राइब किया। देखिए बिल्कुल अगर हम लोकल्स की बात करें तो हमने भी बहुत से लोगों से बात की जो इस फेस्टिवल में आए थे, जिन्होंने इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। तो उनका यही कहना है कि ये एक वेलकम स्टेप है जिला प्रशासन की जानिब से जो विंटर फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, स्नो फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया गया, क्योंकि जिला पुलवामा में पोटेंशियल काफी ज्यादा है लेकिन इसे प्रमोट करने की जो है अशद जरूरत है। तो लोगों का यही कहना है कि आगे भी ऐसे फेस्टिवल जो है वो इनेकाद कराए जाए ताकि जिला पुलवामा ना खाली टूरिज्म के लिए जाना जाए बल्कि विंटर स्पोर्ट्स के हवाले से भी जिला पुलवामा जो है प्रमोट हो। जी मीर बुरहान, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने